नमस्कार दोस्तों। तो हम जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज नंबर 6 का डिस्कशन कर रहे थे। तो इससे पहले 100 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया है 2 पार्ट में। अब ये लास्ट पार्ट होगा, 150 तक हम सारा करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? तो संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था 1990 में, उसी के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था। तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा 1990 में पारित किया गया था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा गया था, पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो उसको मैंने यहाँ नोट कर दिया है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन था ना कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुई? तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुई थी। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप घटना चक्र में जरूर आपने देखा होगा अगर आपने पढ़ा है घटना चक्र तो इसलिए 26 अक्टूबर 2006 घरेलू हिंसा अधिनियम जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है उस समय से लागू हुआ है। और राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना ये मतलब ये जो एक तरह का आयोग बना है 1990 के अधिनियम के द्वारा बना है। ठीक है, तो महिलाओं से संबंधित 2 पॉइंट ये आपके मेंस में भी काम आ सकता है कि क्या किया गया है सरकार के द्वारा। 102 राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से संबंधित है। अच्छा इसका आधार क्या होता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो ये होते हैं इसके आधार, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के आधार। ठीक है, अच्छा कितने तरह के आपातकाल की व्यवस्था है संविधान में? भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। एक 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है, 103 में क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। एक साइड निकाय या संस्था है, दूसरे साइड सदस्य का कार्यकाल है। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, फिर से इससे क्वेश्चन आ गया। तो केंद्रीय सतर्कता, अच्छा इसमें ये देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात इसमें देखनी होगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, सॉरी 4 वर्ष का होता है, 4 और 65 वर्ष का। इसमें आंसर क्या दिया हुआ है? सही सुमेलित नहीं है। अच्छा जो सही नहीं है उसी को देखना है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो यहाँ पर 5 वर्ष का कार्यकाल लिखा हुआ है ना, गलत है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है उसका 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा खत्म हो जाता है उसका कार्यकाल। ठीक है, फिर लिखा हुआ है संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग ये सही है क्योंकि 6 वर्ष या 65 वर्ष इसके लिए होता है, जो भी पहले हो जाए। जबकि नियंत्रक लेखा महापरीक्षक इसमें 5 वर्ष लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअल में होता कितना है? ये भी 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। याद रखना है, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है, तीनों के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा, सही नहीं कौन सा है? 1 भी सही नहीं है और 3 भी सही नहीं है। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा था सही कौन सा नहीं है, तो विकल्प सी सही नहीं हो गया, यानी इसका आंसर जाएगा विकल्प सी 1 और 3। संघ लोक सेवा सही था। अच्छा केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में हमने 3-4 पॉइंट पहले से ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। क्या क्या है वो पॉइंट? देखिए पहला ये आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? संस्थानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। कितने सदस्य होते हैं इसके में? तो 2 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष होता है, यानी कि अध्यक्ष को मिलाकर के कुल मिलाकर के 3 व्यक्ति होते हैं सीवीसी में। ठीक है, अच्छा इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया? ये भी क्वेश्चन आता, तो 2003 में दिया गया। तो फिर से एक तरह से शॉर्ट रिवीजन हो गया। 104 वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में संसद द्वारा किया जाता है। सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष में तो किया जाता है जरूर, लेकिन संसद द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। हमें जो सही है उसी का चुनाव करना है। दूसरा, इसकी अनुशंसाएं सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। क्या सरकार बाध्यकारी होती है? नहीं होती सरकार के लिए बाध्यकारी, सलाहकारी होती है सरकार के लिए। हाँ ये बात अलग है कि सामान्यतः मान ही लेती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बाध्यकारी होती है। तो दोनों कथन तो गलत हो गया, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। ठीक है, अच्छा वित्त आयोग के बारे में 2-4 फैक्ट को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ तो रखा ही होगा आपने भी। 280 में वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। इसमें अभी तक 15 वित्त आयोग कुल गठित किया जा चुका है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो 15वां जो था उसके अध्यक्ष थे NK सिंह। NK का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, वैसे मैंने कई बार पूछा भी है आपसे। और ये इनका जो अनुशंसा है 21 से 26 तक दिया गया है, 2021 से 2026 तक। ठीक है, अच्छा उसके बाद राज्यों का भाग कितना होगा और वित्तीय सहायता सिद्धांत कितना होगा, मतलब क्या होगा? राज्यों का भाग का मतलब क्या? मतलब कि जो कर कलेक्ट हो रहा है उसमें राज्यों का क्या हिस्सा होगा, ये निर्धारित करने का अधिकार वित्त आयोग को ही होता है। जैसे कि अभी ये तय किया गया है, पिछले वाला 14वें वित्त आयोग ने 42% राज्यों के लिए बोला था, अब हो गया है कि 41%, क्योंकि 1% कम किया गया है लद्दाख और जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है ना उसके लिए, तो 41% है।
और दूसरा ये कि वित्तीय सहायता अगर किसी राज्य को दिया जाएगा तो उसके सिद्धांत क्या होंगे, प्रिंसिपल क्या होंगे, तो ये भी सुझाव कौन देता है, वित्त आयोग ही देता है। ठीक है। 105 फिर से वित्त आयोग पर क्वेश्चन है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। पहला कथन, वित्त आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होते हैं। तो हाँ, इनकी एलिजिबिलिटी होती है, पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्य होती है। जी नहीं, अभी हमने देखा कि सरकार पर यह सलाहकारी होती है, सरकार के लिए सलाहकारी होती है, हालांकि सामान्यता लगभग मान ही लेती है सारे इसके सुझाव को। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा, केवल एक। अच्छा, आपको अभी पता ही है कि 280 में संवैधानिक निकाय है ये। नेक्स्ट देखते हैं 106, क्या है 106 में, भारत में निर्वाचन का अधीक्षण और नियंत्रण किसमें निहित है। तो निर्वाचन का अधीक्षण हो या नियंत्रण हो, ये भारत का निर्वाचन आयोग में निहित होता है, जिसकी चर्चा संविधान के 324 से 329 तक की गई है। यानी कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा, निर्वाचन जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उसमें वो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा जाए तो 6 वर्ष और 62 वर्ष। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो जाए उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की बात पूछा जाए, निर्वाचन आयुक्त की, तो 6 वर्ष और 62 वर्ष जो भी पहले हो। 3 सदस्यीय 1993 से 3 सदस्यीय आयोग के रूप में काम कर रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और यही 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को रिकलेक्ट हमने किया। 107, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। बिल्कुल सही है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यह संसद का स्थायी सदन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा कथन क्या है, जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती। बिल्कुल गलत बात है, बुलाई जा सकती है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट को रिकलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के बारे में कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, 80 में कहा गया है राज्यसभा की संरचना के बारे में। लेकिन जब भी 80 के बारे में बात हम कर रहे हैं तो 79 भी याद आना चाहिए, क्योंकि इसमें संसद की संरचना के बारे में बात की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति, उच्च सदन और निम्न सदन को मिलाकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। ठीक है। 80 में मैंने अभी कहा कि राज्यसभा की संरचना के बारे में बात की गई है, 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बात की गई है, और 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बात की गई है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कौन से राज्य की है और कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की, कितनी है ये आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में या मन में सोच लीजिए। जब लोकसभा भंग होती है, अच्छा ये तो मैं बता दिया कि गलत है दूसरा कथन। ठीक है। अब देखिए, 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने नोट किए हैं। क्या है, आपने पढ़े जरूर होंगे, बस थोड़ा उतना रहता नहीं है दिमाग में। जैसे एक क्वेश्चन आता है, ये पूछा जा चुका है कि सबसे पहली बार कब गठित की गई थी राज्यसभा को। तो राज्यसभा का पहला जो गठन हुआ है वो 3 अप्रैल 1992 को हुआ है। ध्यान से सुनिए, 1992 बोला मैंने, 1952, 1952। मैं ध्यान से आपको बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको सुनने के लिए कह रहा था, मैं अभी आपको ध्यान से कह रहा हूँ कि 1952 यानी 1952 में 3 अप्रैल 1952 को पहला गठन हुआ है राज्यसभा का। ठीक है। लेकिन पहली बैठक कब हुई, तो गठन तो 3 अप्रैल को हो गया था, लेकिन 13 मई 1952 में इसका बैठक हुआ है। किसका, राज्यसभा का। ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट हो गया। अच्छा, प्रतिनिधित्व जो है इसका, अब देखिए, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, लद्दाख, इन सब से प्रतिनिधित्व नहीं है राज्यसभा में। तो ये भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबसे प्रतिनिधित्व है वहाँ। हालांकि उत्तर प्रदेश ऐसा है राज्य जिससे सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व देता है, 31 सदस्य हैं वहाँ से। लेकिन कुछ ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। अच्छा, 1952 में एक और निकाय के बारे में मैंने पढ़ा जहाँ स्थापना हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद का। कब हुई थी, उसका एग्जैक्ट डेट क्या है। 1952 में बता दिया, राष्ट्रीय विकास परिषद भी बता दिया, अब आपको महीना और डेट बताना है। 108, आप अगर कमेंट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, खुद को जरूर बता लीजिए तो रिवीजन हो जाएगा। 108 नंबर, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। तो 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद वो कुछ बोले या ना बोले मान लिया जाएगा कि पास हो गया है धन विधेयक पर। 109, सरकार के अंगों में शामिल है। तो सरकार के अंग में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों शामिल होती है, 1, 2, 3। नगर पालिका शामिल नहीं होती है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया, 1, 2, 3। 110, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। तो अनुच्छेद 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, वहाँ उल्लेख किया गया है। ठीक है। अच्छा, एक 9वीं अनुसूची इसमें है। तो 9वीं अनुसूची आपको पता है ना कि पहला संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1951 में।
तो ये बात थोड़ा सा रिमाइंड हो गया। 111 निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक में संवैधानिक राजतंत्र है? तो दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक राजतंत्र सिर्फ और सिर्फ भूटान में है, ठीक है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। 112 भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के विचार निम्नलिखित में से किस संविधान के उधार लिया गया, किस संविधान से उधार लिया गया है? टाइपिंग मिस्टेक है। तो अवशिष्ट शक्तियों की जो बात है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, कनाडा से और क्या क्या लिया गया है भारत में? संघात्मक जो विशेषता है, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों का जो विभाजन है, और 143 के तहत जो राष्ट्रपति परामर्श मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, वो भी कनाडा के संविधान से ही प्रेरित है। इसके अलावा संघ की जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है वो भी कनाडा के संविधान से लिए गए। क्या होती है अवशिष्ट शक्तियाँ? मतलब वैसी शक्ति, वैसा विषय जिसके बारे में संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन अब वो ऐसा विषय आया, जैसे जैसे काल परिवर्तित होगी तो आ सकता है नया नया विषय, तो उसको अवशिष्ट शक्ति कहेंगे, और वो केंद्र सरकार संघ शासन का होता है, ठीक है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में राज्यों का ही हो जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ। 113 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। पहला क्या है? प्रस्तावना में अब तक 2 बार संशोधन किया गया है। तो हाँ, अरे ये तो 2 बार बोल दिया, नहीं गड़बड़ हो गया। प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। ये बात हमने कई बार चर्चा कर लिया है। अच्छा, यह न्यायिक है, अर्थात इसके प्रावधानों को न्यायालय द्वारा प्रवर्त कराया जा सकता है। बिल्कुल गलत बात है। संविधान का अंग जरूर है लेकिन प्रवर्त नहीं कराया जा सकता, तो दोनों गलत हो गया। तो विकल्प डी, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने इससे संबंधित 2-3 पॉइंट है। पहला तो पॉइंट ये है कि 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता की बात की गई है, 1 प्रकार का बंधुत्व का बात, तो ये तो कई बार बोल दिया हूँ। लेकिन एक बात यह है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य जो पेश किया था उसी को बाद में प्रस्तावना का रूप दे दिया गया है। संविधान की कुंजी भी कहते हैं प्रस्तावना को, ये भी याद रखना है। 114 समान नागरिक संहिता किसमें शामिल है? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में शामिल है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। और गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। 115 राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 163 से भी है, इसमें सारा होना चाहिए, हाँ, 239(2) से भी है, 356 से भी है, 371 से भी है, ठीक है। अब ये कौन अनुच्छेद क्या क्या किसके बारे में क्या कहता है, ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे 356 मुझे अभी याद आ रहा है, राष्ट्रपति शासन के बारे में बात कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116 महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो महाधिवक्ता के बारे में पूछे तो अनुच्छेद 165 में है, लेकिन महान्यायवादी के बारे में पूछे तो अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। जब 76 की बात कर रहे हैं तो 88 भी याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 88 में यह कहा गया है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में किसी बैठक में भाग ले सकता है, बस वो वोट नहीं डाल सकता है। तो 88 में ये बात चर्चा किया गया है। 117 सरकार के संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सरकार के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। तो सरकार के मंत्री अनुच्छेद 75(3) के तहत संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दरअसल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकसभा नहीं है तो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यही विकल्प चुनाव होगा इसका, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। 118 केंद्र सरकार के निम्नलिखित पदाधिकारियों की वरीयता अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वरीयता अनुक्रम में कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि विकल्प में है नहीं। तीसरे नंबर पे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहला हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। अब देखिए, भूतपूर्व राष्ट्रपति का जो क्रम आता है वो CJI से पहले आता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पहले आता है। तो दूसरा हो जाएगा, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे, उसके बाद फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा, मतलब तीसरे नंबर में सब सम्मिलित ही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो सब सुमेलित ही था, वैसे ही हो जाएगा आंसर इसका। एक बार अपने नोट्स में जरूर वरीयताक्रम देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब डिसाइडिंग चैप्टर है। अब देखिए 119 लोकसभा और राज्यसभा में किन आधार पर समानता देखने को मिलती है? पहला क्या है? दोनों निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, तो इस आधार पर थोड़ी समानता दिखती है, नहीं दिखती है। दोनों के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल गलत है। तीसरा, दोनों सदन राज्यों की प्रतिनिधि सभा के रूप में कार्य करते हैं, ना, तो ये तीनों में से कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के बारे में भी हमने क्या देखा था कि इसका गठन पहली बार कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में, और पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में हुई थी, ठीक है।
अच्छा, 1952 में ही राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई है। कौन से महीने और कौन से तारीख में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैंने पूछ लिया था आपसे, तो आप बताइएगा। 120, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला संबंधित है, तो ये आरक्षण से संबंधित है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 121, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फिर से बोलता हूँ, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है, तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, याद रखना है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। 122, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है, अभी तो हमने देखा था। अनुच्छेद 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, इसी को महान्यायवादी कहते हैं, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, महाधिवक्ता के बारे में पूछता तब जो पूछा हुआ था अभी क्वेश्चन, 165 में महाधिवक्ता के बारे में, 76 में महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी को अंग्रेजी में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, और जब 76 के बारे में बात कर रहे हैं तो 88 याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी को इसी अनुच्छेद के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वो संसद के किसी भी सदन में बैठक में हिस्सा ले सकता है, बस वोट नहीं डाल सकता है। अनुच्छेद 76 के तहत जो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होते हैं वो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, तो ये भी याद रखना है। आपसे क्वेश्चन है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 123, किस सदन का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, वह है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। जबकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का सदस्य होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का सदस्य भी होता है, विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भी विधान परिषद का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। अच्छा, राज्यसभा के बारे में फिर से एक बात तीसरा बार दोहरा रहा हूँ। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार गठन हुआ था, लेकिन 13 मई 1952 को पहला बैठक हुआ है राज्यसभा का, ठीक है। 124, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची का उल्लेख है, तो 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का उल्लेख है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 125, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो मौलिक कर्तव्यों का समावेश स्वर्ण सिंह समिति आई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसी के तहत संविधान में किया गया था। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों में जब मौलिक कर्तव्य की बात आ रहा है तो 2 संविधान संशोधन याद आना चाहिए, 42वां और दूसरा ये, क्योंकि 42वें के तहत ही तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 1976 में, और दूसरा जो संविधान संशोधन है 86वां यानी 86 संविधान संशोधन 2002 में जो आया था, इसके तहत 10 को बढ़ा करके 11 मूल कर्तव्य हो गया है, ठीक है। तो अभी 11 मूल कर्तव्य है, वो है ना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मतलब अगर शिक्षा देने का जो कर्तव्य है उसके संरक्षक और उसके गार्जियन निभाएंगे, ये बातें। अच्छा, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। आर्टिकल की बात करें तो 51 क में और 11 फंडामेंटल राइट हैं, ये यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है, तो ये सब शॉर्ट रिवीजन एक तरीके से हो गया। 126, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल जो है अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट से परामर्श लेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट से परामर्श लेगा। भाग 6 में इसके बारे में बात कहा गया 233 से 237 में। 127, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में है, 124 से 147 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, 128, विधानसभा अध्यक्ष, अब खत्म होने के नज़दीक में है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाएगा, शपथ ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं होती है, पता है क्यों? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि ऐसा नहीं है, जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो शपथ तो जरूर लेता है, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं शपथ लेता है, विधानसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। तो याद रखना है, ये विधानसभा के अध्यक्ष का कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है, वो सदस्य के रूप में ही कर लेता है, शपथ अपना ले लेता है, ठीक है। 129, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के होने के नाते इस पर गर्व होना चाहिए हमें कि महिला मुख्यमंत्री देने का काम उत्तर प्रदेश राज्य ने ही दिया है। सुचिता कृपलानी थी जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अच्छा, एक फैक्ट और भी है जिस पे गर्व किया जा सकता है कि किया ही जाना चाहिए, कि सरोजनी नायडू जो भारत की प्रथम महिला गवर्नर रही हैं वो भी उत्तर प्रदेश की ही रही थी, ठीक है। तो ये दोनों गर्व के विषय हैं, जीके के तो हैं ही, मतलब जनरल अवेयरनेस के। 130, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गुजरात एवं महाराष्ट्र के राज्यों में संबंधित विशेष प्रावधानों का उल्लेख है, तो 371 में गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है, विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। 131, भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, तो न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होगी, लेकिन अपवाद भी है इसका, सिक्किम जो है ना वहाँ 40 ही है,
तो ऐसे 60 होगी और मैक्सिमम 500 होगा, लेकिन अपवाद के रूप में सिक्किम का है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। सॉरी, 132। निम्नलिखित में से किस एक को भंग नहीं किया जा सकता किंतु उत्सादित किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद को उत्सादित किया जा सकता है, भंग नहीं किया जाएगा। अरे उत्सादित का मतलब समाप्त कर दिया जाएगा, बस भंग नहीं होगा। 133। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो समिति है, फिर सदस्य संख्या है। पहला प्राक्कलन समिति, सदस्य संख्या 22 लिखा हुआ है, जबकि ये गलत हो गया, क्योंकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सबसे बड़ी समिति होती है स्थायी समिति है, ठीक है। इसके सदस्य भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में 30 सदस्य नहीं होते हैं, लोक लेखा समिति में 22 ही सदस्य होते हैं, 7 होते हैं राज्यसभा से और 15 होते हैं लोकसभा से, तो ये भी गलत हो गया। अस्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया, केवल 3। अब नेक्स्ट देखते हैं 134। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है? मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, जो 143 में वर्णन है इसका, कर्नाटक संविधान से लिया गया, ये भी हमने भी पढ़ा था। रीट संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिखा हुआ है, 5 प्रकार के रीट होते हैं और 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। तो ये चारों प्रकार के अधिकार हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हो गया, ठीक है। 135। कथन 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। एकदम सही बात है। दूसरा, कारण क्या है? संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। तो हाँ, ये तो अभी भी हमने देखा था। देखिए, दोनों कथन और कारण पता है सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। 136। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित एक चीज़ याद आ रहा था, वो संचालन समिति और राष्ट्रध्वज समिति, ये दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। अच्छा, BR अम्बेडकर संबंधित एक फैक्ट और हमने क्या चर्चा की थी? हाँ, अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। 137। प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह 1977 में अस्तित्व में आया, बिल्कुल सही है। 1977 से पहले यानी 1977 से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय यानी यह PMO नहीं होता था। दूसरा कथन, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। जी नहीं, कैबिनेट सचिव तो मंत्रिमंडल का प्रधान, मतलब सचिव का प्रधान, सचिवालय का प्रधान होता है, मतलब मंत्रिमंडलीय जो सचिवालय होता है उसका प्रधान होता है कैबिनेट सचिव, PMO का नहीं। तो दूसरा कथन गलत हो गया, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है, केवल 1। 138। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, याद रखना है, मध्य प्रदेश विकल्प बी में है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 139। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किसे भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता माना गया है? तो न्याय तक प्रभावी पहुंच, ये माना गया है। उसके बाद तीसरा है सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय और न्याय तक प्रभावी पहुंच, ये दोनों को माना गया है। जो नहीं है उसको मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा हालांकि और हैं, लेकिन जो गलत है उसको पढ़ ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि अवचेतन मन में भी ना है। तो याद रखना, न्याय तक प्रभावी पहुंच और सामाजिक न्याय, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। विकल्प बी हो जाएगा 1 और 3। 140। निम्नलिखित राज्यों को इनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हरियाणा, नागालैंड और गुजरात, तो आपको याद होगा ही, इतनी बार पढ़े हैं। तो हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, उससे पहले 1963 में हो गया था नागालैंड का गठन, और उससे पहले गुजरात का गठन हो गया था, जहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं 1960। 1960 में गुजरात, 63 में नागालैंड, 66 में हरियाणा। तो इसके हिसाब से विकल्प सी हो जाता है 3, 2, 1। 141। विचार करना है। पहला कथन, भारत के संविधान में किसी भी परिवर्तन को भारतीय संविधान का संशोधन माना गया है। जी नहीं, किसी भी परिवर्तन को थोड़ी संविधान संशोधन माना जाएगा। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन के लिए राज्य विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। एकदम गलत है। राज्य विधानमंडल की, देखिए 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, एक तो होता है साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति, आधा और आधा से अधिक राज्यों की सहमति। तो अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधित ये बातें आती है, तो विकल्प 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 142। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्य की जो संचित निधि होती है ना, उसी से, विकल्प बी में लिखा हुआ है, उसी से राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। 143। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं
उनका पेंशन कहाँ से दिया जाता है बताइएगा। सैलरी नहीं पूछ रहा हूँ, याद रखिएगा, पेंशन कहाँ से दिए जाते हैं तो आपको बताना है, ठीक है। चलिए विकल्प दे देता हूँ, भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 143, अच्छा 143 क्वेश्चन नंबर है। 143 के बारे में और हमने देखा है, क्या है वो 143, राष्ट्रपति का अधिकार होता है, परामर्श संबंधी अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है किसी भी विषय पर, और ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। तो फिलहाल 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 हिस्सा जो है स्थानीय निकायों से चुना जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, देखिए ये जो क्वेश्चन था स्थानीय निकाय से चुना जाने के लिए विधान परिषद में, तो 1/3 तो होता है, ठीक है। गवर्नर भी मनोनीत करता है तो 1/6 भाग मनोनीत करता है, ठीक है ना। अच्छा 12, एक अध्यापक और स्नातक जो होते हैं उनसे भी 1/12 1/12 भाग चुनाव होता है राज्य विधान परिषद में। और राज्य विधान परिषद संबंधित सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 169 इसी के तहत राज्य विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति होती है, ठीक है। 144, विधान परिषद का सभापति तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने में से ही निर्वाचित होता है। 145, हालांकि राज्यसभा के बारे में ये नहीं है, अभी हमने पढ़ा था, विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर आपका विधान परिषद हो, तीनों में से उसके सदस्य ही अध्यक्ष बनते हैं, जबकि राज्यसभा के मामले में ये डिफरेंट हो जाता है, राज्यसभा का सभापति उसका सदस्य होता ही नहीं है। 145, विधान परिषद के सदस्य के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है तो 30 वर्ष, लेकिन विधानसभा के बारे में पूछता तो 25 वर्ष हम कहते हैं। 146, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो जो पहली बार 352 के तहत आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हालांकि एक फैक्ट और है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। उससे पहले ये राजदूत रहे हैं भारत के यूएसएसआर में, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। जो मुझे याद आ रहे हैं मैं बोल दे रहा हूँ। 146 हो गया, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य के साथ देख लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीयकरणवादी सरकार की ओर ले जाता है? तो 356 जो है ना वो केंद्रीयकरणवादी सरकार की ओर ले जाता है, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्यों में, राज्य के अधिकार नहीं रहते हैं। 148, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी मीसा लागू किया गया था तो 1971 में लागू किया गया था, विकल्प 1 सही है इसका आंसर। 149, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो नैसर्गिक न्याय का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, लेकिन असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार ये नहीं है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 150 और लास्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये टेस्ट सीरीज समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं, बस कारण जरूर बताइएगा ताकि मैं और सुधार कर सकूँ। थैंक यू।